Hello dear students, very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we were discussing the parts of a cell or components of a cell, in which we already discovered plasma membrane and cell wall. So topic for today is cytoplasm and nucleus. So in this lecture we are going to study what is cytoplasm and what is nucleus and the function of nucleus. So let's start with the cytoplasm. So students, we have already talked about cytoplasm is jelly like substance present between the plasma membrane and the nucleus. कि जब हमने बात की थी कि जो साइटोप्लाज्म है, सपोज ये हमारी सेल है और ये है सेंटर में न्यूक्लियस, तो ये इसके जो बीच का स्पेस है ये हो गया न्यूक्लियस। तो जो ये बीच का स्पेस है ये वाला, इसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेनली वो प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, उनके बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड फिल्ड है उसको हमने क्या बोला है? साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनली। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनलीज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। क्लियर है? उनके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है, उनके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्लियर है आपको कि जो आपका न्यूक्लियस है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जो बीच का स्पेस है जिसमें जेली लाइक फ्लूइड है वो फिल्ड है, उस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर क्या है? कई सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है, उन जैसे कि गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था साइटोप्लाज्म। क्लियर है? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं। आपको लोकेशन पता लग गई कहाँ पे प्रेजेंट है। ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस और इसके बीच का जो स्पेस है जिसमें फ्लूइड फील्ड है, और यहाँ पे आपके जो ऑर्गेनली है वो प्रेजेंट होंगे इसी फ्लूइड में। ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल का। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी, न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। सो क्लियर है स्टूडेंट्स, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। अब बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस। तो सेंटर में इसकी जो पोजीशन होती है ऑलमोस्ट क्या होती है? सेंटर में एक स्फेरिकल जो बॉडी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो हम आगे देखेंगे। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, कि जनरली ये क्या होगा? स्फेरिकल होगा और सेंटर में लोकेटेड होगा। कई बार इसकी शेप डिफरेंट भी मिल सकती है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको ये स्फेरिकल मिलेगा और सेंटर में मिलेगा। कई बार जो मैच्योर सेल्स होती हैं उनमें ये पेरिफेरी पे भी मिल जाएगा, मीन्स ये कोई हमारी मैच्योर सेल है तो ये इसमें इधर भी मिल सकता है।
ठीक है। लेकिन जनरली केस में जो जो आपका न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और राउंड होगा। फिर क्या है, इट कैन बी स्टेन्ड और सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, कि हम इसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स न्यूक्लियस की भी अपनी एक खुद की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिससे वो सपोज ये है हमारी सेल, इसमें ये है न्यूक्लियस, तो ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर के जो कंपोनेंट है, अंदर का जो पार्ट है, उसको और साइटोप्लाज्म को कौन अलग करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन अलग कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स जो न्यूक्लियस है उसकी भी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, मीन्स इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है, जिससे जो मटेरियल है वो कहाँ से कहाँ जा सकता है? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो जो पोर्स होंगे वो क्या करेंगे? अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं उन पोर्स के थ्रू, और न्यूक्लियस से कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म से मीन्स सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है? ये है आपकी सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे जिससे मटेरियल साइटोप्लाज्म में भी आ सकता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है? फिर देखते हैं आगे। अब क्या है, विद दी हेल्प ऑफ हायर मैग्निफिकेशन का जो माइक्रोस्कोप होगा उससे हम इजीली स्फेरिकल बॉडी को न्यूक्लियस में देख सकते हैं। वो क्या है? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर भी एक और बॉडी प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। सपोज ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं ओनली न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियस में आपको यहाँ एक और स्फेरिकल बॉडी दिखाई देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन या क्रोमोजोम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोजोम्स, ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। अब क्रोमोजोम्स क्या है इसको अच्छे से समझते हैं कि क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्रोमोजोम्स कैसे अरेंज होता है? ऐसे ऐसे अरेंज होता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे एक बॉल होती है, उसके ऊपर हम किसी रोप को, किसी रस्सी को उसके चारों तरफ कोयल कर देते हैं, ठीक है, उसको घुमा देते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोजोम है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो क्रोमोजोम होते हैं उनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और उन जीन्स का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हेरिडिटी है, हेरिडिटरी जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करना, मीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास करना। सिंपली समझो इसको, आप हो, आपके पेरेंट्स से कुछ करेक्टर आपके अंदर आए हैं, मीन्स आपके पेरेंट्स से कुछ करेक्टर आपके अंदर आए, तो वो किसके थ्रू आते हैं? उसको कैरी करने के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं उनके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मीन्स आपका जो लुक है वो आप अपने पेरेंट्स से मैच करते हो, चाहे आप अपनी मदर से कर सकते हो या अपने फादर से। तो उसके मैच करने का क्या कारण है? ये जीन्स, ठीक है। इन जीन्स के कारण ही कुछ कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से जो नई जनरेशन है वो उनके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। उन जो हेरिडिटरी जो यूनिट होती है,
जो एक कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में लेके जाती है पेरेंट से, उनकी जो नई जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं उनमें लेके जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, और वो जीन्स कहाँ पर लोकेट होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्रोमोजोम के अंदर। और क्रोमोजोम कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। कहानी समझ आई, पूरी स्टोरी क्लियर है। मीन्स सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है जीन्स। और जीन्स का फंक्शन क्या है, टू ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर, और टू ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्लियर है। अब जो क्रोमोजोम होते हैं उनको हम सिर्फ कब देख सकते हैं, जब सेल डिवाइड करती है। सेल भी तो डिवाइड करती है, मीन्स जब बॉडी के अंदर सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, तो तभी हम क्रोमोजोम को इजीली देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तो जो क्रोमोजोम होता है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे धागा उलझा हुआ होता है ना, कोइल्ड हो रखा होता है, ऐसे ही क्रोमोजोम हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने को होती है तो हमें क्रोमोजोम ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तब हम उनको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोजोम की जो शेप है वो एक, अगर हम सिंगल क्रोमोजोम ड्रॉ करें तो एक सिंगल क्रोमोजोम ऐसा होता है, और उसके यहाँ पे जीन प्रेजेंट होंगी, एक क्रोमोजोम पे कई सारी जीन प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो न्यूक्लियस कहाँ पर लोकेट है, कौन कौन से उसके पार्ट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लियर है। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट, कई बार ये पेरिफेरी पर भी हो सकता है। जनरली स्फेरिकल होगा, राउंड कलर राउंड होगा, कई बार इसकी शेप डिफरेंट भी हो सकती है। न्यूक्लियस की एक खुद की मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है उनको सेपरेट करने का काम कौन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक और राउंड बॉडी प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पे क्या प्रेजेंट है, जीन। और जीन का काम क्या है कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करना। ठीक है, क्लियर है। और क्या है, न्यूक्लियस इन एडिशन टू कंट्रोल इनहेरिटेंस, मीन्स कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, टू ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का पास होना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। और वो किसके कारण हो रहा है, न्यूक्लियस के कारण ही हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जीन प्रेजेंट है। और फंक्शन क्या है इसके अलावा न्यूक्लियस के, कि ये जो सेल होती है उसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, न्यूक्लियस। इसलिए इसको हम बॉस ऑफ सेल भी बोलते हैं या हेड ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का। ठीक है, द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, कि सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हटा के जितना भी कंटेंट है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिस मीन्स प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं या सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सब किस में होंगी, या तो साइटोप्लाज्म में होंगी, ठीक है, या तो किस में होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, या वो न्यूक्लियस के अंदर होगी। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है,
लिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल, कि सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है वो किसको बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म को। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। क्लियर है। तो प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं, या प्रोटोप्लाज्म है क्या, क्लियर है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है, न्यूक्लियस क्लियर है। अब थोड़ी सी बात और जीन पे आगे कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर जीन, क्योंकि जीन के कारण ही जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं। मीन्स हमारी आई का कलर क्या है, आई ब्राउन होगी, ब्लैक होगी, वो किससे डिसाइड होता है, जीन से। हमारी हाइट है, मीन्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो करेक्टर्स है वो सब किससे डिसाइड होते हैं, जीन से। और जो जीन है वो हमारे पास किससे आती है, हमारे पेरेंट्स से। हमारे मदर जो फादर हैं उनसे ही क्या आती हैं, जो करेक्टर है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं थ्रू जीन्स। तो जीन्स क्या है, जीन इज दी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स इनहेरिटेंस में आपको बता चुका कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो किसके कारण होता है, जीन के कारण। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि यही कंट्रोल करती हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर कैसे जाएंगे, कौन से जाएंगे। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करेक्टर्स ऑन टू यू। मीन्स कुछ जो करेक्टर है वो आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर पास किए, और वो पास किसके थ्रू किए, जीन्स के थ्रू। ठीक है। ऑन टू यू, इफ योर फादर हैज ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। ठीक है, अगर आपके फादर हैं उनकी आइज ब्राउन है, उनका कलर ब्राउन है, तो आपके जो आई है उसका कलर भी ब्राउन हो सकता है। इफ़ यूर मदर हैज़ करली हेयर, अगर आपकी जो मदर है उनके हेयर है वो करली हैं, तो आपके भी जो हेयर हैं वो करली हो सकते हैं। ठीक है। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है, या तो आपके पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर कई बार क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स से जीन आए हैं और जो आपकी मदर से जीन आए हैं, जब गैमीट्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम, जब गैमीट्स बनते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एक दूसरे का मिक्सअप होता है। ठीक है, मदर के गैमीट्स का और फादर के गैमीट्स का, दोनों का फ्यूजन होगा। तो उस जब वो फ्यूजन होता है तो वो क्या हो सकता है, उसमें मीन्स मिक्सिंग होती है। जब गैमीट्स बनेंगे तो उससे क्या है, नए नए करेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को अपने अंदर मिलेंगे। मीन्स नई करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं, वो भी किसके कारण होता है, जीन्स के कारण, कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो भी देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके फादर की आई है वो ब्राउन है तो आपके अंदर ब्राउन ही हो, आपके अंदर ब्राउन और ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो जीन आपको क्लियर है कि जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर को पास करने का काम करती है। फिर क्या है नेक्स्ट, ये हम सेकंड लेक्चर में, चलो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, किसके बेस पे, न्यूक्लियस के बेस पे। ठीक है, एक बार तो हमने डिवाइड किया था सेल्स को नंबर के बेस पे, ऑर्गेनिजम्स को, कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल है तो यूनिसेलुलर और एक से ज़्यादा है तो मल्टी सेलुलर। अब जो सेल होती है उसको हम डिवाइड करते हैं किसके बेस पे, न्यूक्लियस के बेस पे। उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्री का मतलब होता है, प्रो से जो वर्ड है, प्रो का मतलब होता है पहले, और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप के जो न्यूक्लियस है, जो पुराने टाइम के का जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर मिलेगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, डिटेल में देखते हैं आगे कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उनके पास द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन दी सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, जो बैक्टीरियल सेल है ये इसमें गलत लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो
यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। मीन्स जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी जो सेल होगी उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स उनका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स का। उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी एब्सेंट होती है, ठीक है। मीन्स उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ होता है, ठीक है। समझ गए ना? क्योंकि जब हम सेल डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर है उसको सेपरेट कर रहा था। लेकिन जब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर है वो मिक्स हो जाएगा। तो वो मिक्सिंग कहाँ देखने को मिलती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है और जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और उस सेल को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी और एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्लियर है? अब जो यूकैरियोटिक सेल होगी वो उसके अपोजिट होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा? उसमें जो हम पढ़ चुके ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहेगी। देखते हैं। दिस सेल्स लाइक ओनियन सेल, चिक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिनेटेड एज यूकैरियोटिक सेल। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब किसका एग्जाम्पल है? फंजाई है, वो सब यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं, हम भी है, ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर भी कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक टाइप की सेल, ठीक है। क्लियर है? फिर एक और छोटी सी बात बता देता हूँ कि सेल के अंदर ये जरूरी नहीं होता कि एक ही न्यूक्लियस हो। मीन्स मोस्टली केसेज में तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कई कंडीशन में एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट। क्लियर है? एक सेल के अंदर अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। क्लियर है? आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार हम वैसे भी जो अदर यूट्यूब रेफरेंस है उससे हम अपना चैप्टर जो सेल का है वो कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब ये आपका दोबारा हो जाएगा, तो आई थिंक फिर आपका कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या कवर किया? व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज न्यूक्लियस एंड द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। और न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने सेल को दो टाइप में डिवाइड किया। प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। फिर हमने बोला यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, एंड दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेपरेट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू, बाय बाय।